ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोवाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ तकनीकी कारणों के कारण आज का सेशन विलंब से शुरू हो रहा है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब AIA PGET 2020 का समय निकट है तो हमारी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, हमारा रिवीजन का पैटर्न किस तरह से होना चाहिए। बड़ी शंकाएं आप लोगों के मन में होंगी। जब सिलेबस बहुत सारा हो जाता है तो आपको लगता है क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कैसे उसका रिवीजन करें, इस साल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इन शंकाओं कुशंकाओं आशंकाओं के बीच में कई बार मनोबल ऊपर नीचे होने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों ने भी तैयारी की है, हम लोगों ने भी कंपटीशन फेस किया है। तो वो सारी चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं, हम लोगों ने भी उनको फेस किया है और उनसे बाहर निकलें। हर वो छात्र जो ऑल इंडिया आयुर्वेद PG एंट्रेंस टेस्ट 2020 में अपीयर होने जा रहा है, उसके सामने वही चुनौतियां हैं जो कभी हम लोगों ने फेस की थी, और अभी भी कोई एग्ज़ाम देना होता है तो फेस करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि कल जब हम लोगों ने पोस्ट शेयर की थी कि कोई भी परीक्षा मनुष्य में उसे जीतने की क्षमता से बढ़कर नहीं होती। तो आपका आत्मविश्वास, आपकी तैयारी कैसी भी हो, आपको पहले मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इस बार हमें अच्छा करना है। और एक बात मैं और बता दूं, अभी जब आपने 70-80% सिलेबस कर लिया होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे, आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, तो कई बार आपको लगता होगा कि रसशास्त्र तैयार है तो द्रव्यगुण कमज़ोर हो रहा है, शल्य तैयार है तो सालाक में प्रॉब्लम आ रही है। कई बार ऐसा हो रहा होगा आप लोगों के लिए, तो उससे घबराना नहीं है। ऐसा होता है जैसे ही 70-80% सिलेबस होता है, क्योंकि जो PG की तैयारी का पैटर्न है वो कंपैरेटिव और समराइज्ड वे में करना होता है। जितना ज़्यादा समय होता जाए, जितना सिलेबस होता जाए, आपको पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को इकट्ठा करना होता है। मतलब जो बहुत सारा बिखरा हुआ रहता है उसको कंसाइज करना होता है, और जितना ज़्यादा आप उसको कन्वर्जेंस में ले आएंगे, उसको आप कंसाइज करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। तो पहले तो ये मन से निकाल दीजिए कि आपको एग्ज़ाम से किसी भी तरह से डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सबकी डेस्टिनी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। तो अगर प्री डिसाइडेड है तो इसका मतलब ये है कि मेहनत न करें, बिल्कुल करें, क्योंकि क्या डिसाइडेड है ये नहीं पता है। इसलिए हर दिन को अपना बेस्ट मान के प्रयास करें, हर एग्ज़ाम को अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के प्रयास करें, उसको फेस करें कि आज हमको अच्छा करना है, आज का जो दिन है हमें पढ़ाई करनी है तो खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरे समर्पण के साथ आपको प्रयास करना है, जिससे आपको ये लगे कि प्रयास तो मैंने किया, रिजल्ट पर मेरा अधिकार नहीं है। जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की बात श्रीमद् भागवत गीता में कही गई है, वो इसीलिए कही गई है कि हमें पहले पूरी तरह से मेहनत करना है, और उसके बाद जो फल मिलता है वो चाहे सफलता के रूप में मिले चाहे असफलता के रूप में मिले, दोनों को ही स्वीकार करना होता है। क्योंकि कभी कभी असफलता में भी बहुत बड़ी सफलता छिपी हुई रहती है। मैंने कहा ना, डेस्टिनी प्री डिसाइडेड है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से सवाल किया कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो कुछ करने की जरूरत क्या है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये कैसे पता कि भाग्य में लिखा क्या है, उसको पता करने के लिए ही आपको कर्म करना पड़ता है। और हमारे शास्त्र में शारीर स्थान में लिखा हुआ है कि जो दैव और पुरुषार्थ दो चीज़ें होती हैं, भाग्य और पुरुषार्थ दो चीज़ें होती हैं, और जो पुरुषार्थ होता है वो भाग्य को दबा देता है। बहुत सारी आपने कहानियां सुनी, बहुत सारे ऐसे जीते जागते उदाहरण भी हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बाद में उन्होंने इतिहास रच दिया। मैं ऐसी बातें आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। पढ़ाई तो अपनी जगह है, वो तो करनी ही है ना। तो इसलिए आप पहले कॉन्फिडेंट बनिए कि हम एफर्ट इतना बढ़िया करेंगे, जितने एफर्ट की ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम में सफल होने के लिए
हम उतना या उससे ज़्यादा करेंगे, फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता है, रिजल्ट आएगा, है ना। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई प्रेरणा स्रोत है इस देश में स्टूडेंट्स के लिए तो वो माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनकी एक कविता है जिसका हिंदी अनुवाद मैं एक बार पुनः आप लोगों से आज साझा कर रहा हूँ कि आकाश हमेशा नीला हो, ईश्वर का ऐसा कोई वादा नहीं है, राह में हमेशा फूल बिछे हों ऐसा मुमकिन नहीं है, दुख के बिना खुशी हो, पीड़ा के बिना शांति हो, ईश्वर ने ऐसा वादा कब किया है। लेकिन रास्ते के लिए, लक्ष्य के लिए शक्ति और रास्ते के लिए प्रकाश हमेशा है, ईश्वर ने इससे इनकार कब किया है। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कड़ी मेहनत आप करेंगे तो उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है किसी एक परीक्षा में आपको आपके मन मुताबिक परिणाम ना मिले, लेकिन जीवन में एक दिन आपका ऐसा होगा, आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैं वहाँ पे असफल नहीं हुआ होता तो आज यहाँ पर नहीं होता। तो ये सब बातें करते रहेंगे बीच में, और हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि अब जब कुछ ही महीने बचे हैं या कुछ ही दिन बचे हैं, कभी भी डेट आ सकती है AIPGET 2020 की, तो हमें किस तरह से आखिरी समय में हमारी क्या रणनीति हो, किस तरह की हमारी तैयारी हो, जिससे कि हम अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपको केवल एफर्ट पर कंसंट्रेट करना है, रिजल्ट पर बिल्कुल नहीं जाना है। रिजल्ट बनाने का काम आपका नहीं है, आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है मेहनत करना। आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, जिन भी गुरुजनों के अंडर में तैयारी कर रहे हैं, उन पर भरोसा रखें, उनके गाइडेंस में रहें। मैं कहूँगा लास्ट मोमेंट तक उनके गाइडेंस में रहें। कभी कोई समस्या आती है, कहीं आत्मविश्वास में कमी आती है, कहीं कोई चीज़ समझने में कमी आती है, तो अपने टीचर के संपर्क में रहें। जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं वो इतने कैपेबल हैं कि आपकी समस्याओं को अपने से सुलझा सकते हैं, और एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में ही एक श्रेष्ठ शिष्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो AIPGET है, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी 2-4 महीने में तैयारी शुरू की होगी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग 1 साल से कर रहे हैं, कुछ उसके पहले से भी कर रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं, आप लोगों के प्रश्न भी आएंगे अभी हमारे पास कि AIPGET को क्रैक करने के लिए 1 वर्ष का समय सबसे मतलब 1 वर्ष का समय पर्याप्त होता है। उससे ज़्यादा हो सकता है, लग सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी से हम 12 महीने लग जाएं तो हमें अगले साल दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो 12 महीने सिर्फ और सिर्फ AIPGET के लिए होने चाहिए। आपको इतना कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, आपको इतना अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आँख दिखती थी, वैसे ही आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। अगर आप उससे डाइवर्ट होते हैं तो आपकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो इसलिए अब जो जिनकी तैयारी जहाँ तक हो चुकी है, जितना सिलेबस कर लिए हैं, अब उसके आगे कैसे करना है, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो AIPGET का सिलेबस है उसको आप 15 सब्जेक्ट्स में, 15 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कुछ गाइड्स के इंडेक्स पेज पर भी ऐसा दिया हुआ है। तो संहिता है जैसे एक सब्जेक्ट, मौलिक सिद्धांत दूसरा सब्जेक्ट, रचना शारीर तीसरा, क्रिया शारीर, द्रव्यगुण विज्ञान, रसशास्त्र, भैषज्य कल्पना, अगत तंत्र, रोग एवं विकृति विज्ञान, प्रसूति तंत्र, स्त्री एवं बाल रोग, काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, और अभी जो 2 चीज़ें एड ऑन हुई हैं पिछले वर्षों से, उसमें संस्कृत और रिसर्च मेट्रोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस AIPGET में जोड़ा गया। तो अब ये जो 15 सब्जेक्ट हैं ये आपकी संहिता से होकर निकलते हैं, सबका कहीं न कहीं अंश संहिताओं में वर्णित है। तो इनकी तैयारी करनी है आपको। और मैं आपको कहूँगा कि अभी जिन लोगों की तैयारी पूरी हो गई, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, आपको थियरी तो आपकी रिवाइज करनी ही है, आपको नोट्स तो अपने देखने ही हैं, संहिता तो देखनी ही है, लेकिन MCQ पर पूरा फोकस करना है। मिनिमम जो इस समय रिक्वायरमेंट है, एक दिन में आपको कम से कम 500 MCQ लगाने हैं। जिन लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा वो 100 लगाएं, पहले 200 लगाएं, 300 लगाएं, लेकिन कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन रोज लगने चाहिए। कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल पेपर्स हैं, अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं उसमें। आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा मॉडल पेपर में से क्वेश्चन आएगा, कौन सा, आपको पैटर्न मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
जितने ज़्यादा MCQs आप करेंगे आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। तो आप थियरी भी पढ़ें, आप रिवीजन भी करें, आप MCQ लगाएं। और मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताना चाहूँगा, हो सकता है इसके पहले आपको किसी ने बताया हो। पहली चीज़ तो ये करनी है आपको कि जितने भी नोट्स आपके हैं, जो आपने कापियाँ बना रखी हैं, नोटबुक बना रखी हैं, उनमें पेज नंबर डालिए और कॉपी नंबर डालिए। कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, कॉपी नंबर 3, कॉपी नंबर 4, ऐसे डालिए आप। जितने भी 8-10 कापियाँ जितनी भी हों आपके पास, और उनकी पेजिंग कीजिए आप। और पेजिंग के साथ आपको इंडेक्स बनाना है हर कॉपी का। इंडेक्स में पेज नंबर में लिखिए कि इतने पेज से इतने पेज तक हमने ये सब्जेक्ट लिख रखा है, इसके माइक्रो नोट्स बना रखे हैं, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, इतने पेज से इतने पेज में ये बना रखा है, इतने में सालाक लिख रखा है, इतने में सल्ले लिख रखा है। आपको ऐसा बनाना है। क्यों ऐसा करना है, मैंने ऐसा किया था। मैं आज जो भी बातें आपसे साझा कर रहा हूँ, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है और जो हमने अपने गुरुजनों से सीखा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरुजनों ने इस लायक मुझे पढ़ाया, जो कुछ भी मैं अपने जीवन में अचीव कर सका या अचीव कर सकता हूँ। तो आपको पेजिंग करनी है, इंडेक्स बनाना है। ऐसा इसलिए करना है, मान लीजिए आपके पास टोटल मटेरियल जो है वो 10 नोटबुक में रखा है, 15 नोटबुक में आपने रखा है। अब आखिरी मोमेंट पे आपको पता चला कि हमको नेत्र रोग दोहराने हैं या सालाक्य के रोगों का वर्गीकरण दोहराना है। अब आपको ध्यान नहीं कौन सी वाली कॉपी में है, तो आप पता चलेगा कि 8वीं कॉपी 10वीं कॉपी पलट रहे हैं। अच्छा चलिए, कॉपी का आपको ध्यान है, नोटबुक का ध्यान है कि किस नोटबुक में आपने वो चीज़ लिख रखी है, लेकिन कौन से पेज नंबर में है, कॉपी के कौन से हिस्से में है, वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के करीब आते जाएंगे, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपको लगेगा अरे ये पढ़ रहे हैं, ये छूट रहा है, ये पढ़ रहे हैं, ये छूट रहा है। ऐसे समय में आपको क्या करना है कि आप, पता चला सालाक के, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको नेत्र रोग रिवाइज करना है, आपको पता है, आपने इंडेक्स खोला, उस कॉपी नंबर 5 पे आपने लिख रखा है, तो कॉपी नंबर 5 के इंडेक्स में आपने सालाक के लिख रखा है, सल्ले के माइक्रो लिख रखे हैं, रस सात के माइक्रो लिख रखे हैं। तो आप वहाँ पर आपको पेज नंबर देखना। अच्छा, हमने 125 से 140 तक लिखे हुए हैं सालाक के, तो आपको कॉपी नंबर 5 उठानी है और सिर्फ 125 से 140 पेज नंबर पलट के आपको देखने हैं। इससे आपका समय बचेगा, लास्ट मोमेंट में समय बचेगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो सबसे पहला काम, जैसे ही ये वीडियो सेशन खत्म होगा, आप लोग इंडेक्स बनाएं। और इंडेक्स के पहले भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक टाइम टेबल बनाएं। आखिरी के जितने भी आपको समय मिले, 1 महीने का मिलता है, 2 महीने, 3 महीने, अभी कोविड के कारण डेट एक्सटेंड हो रही है, एक तरह से पोस्टपोन ही हो गई है आगे के लिए। तो जब तक नई डेट नहीं आती है, तो आप ये मान के चलें कि आपके पास अभी 1.5 महीने हैं, 2 महीने हैं। उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए और टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में कम से कम 10 से 15 घंटे आप रोज निकालिए। उससे ज़्यादा निकल जाए वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम 2 अंकों में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, 2 डिजिट्स में, 10+। और उस टाइम शेड्यूल को ऐसा मैनेज कीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिस सब्जेक्ट को आप समय नहीं दे पाए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। और जो सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं, जिनकी तैयारी आप बढ़िया से कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा कम समय दीजिए, लेकिन पूरे सब्जेक्ट रिवाइज होने चाहिए। जब आप 10 से 15 घंटे स्टडी करते हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स को टाइम मिलना शुरू हो जाता है। आप नाइट में क्वेश्चंस लगाएं, रात में शांति रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप MCQ लगाइए, मॉर्निंग में रिवाइज करिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप में से कई छात्र क्या करते हैं कि गाइड में ही आप मार करके छोड़ देते हैं। आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप टिक करके वहीं छोड़ देते हैं। आपको लगता है लास्ट मोमेंट में हम इसको रिवाइज करेंगे, आप लास्ट मोमेंट में उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भी गाइड बुक्स हैं, जितनी भी हैं, अगर आपको उसके पन्ने भी पलटने पड़ेंगे ना, तो एग्ज़ाम के 3 दिन पहले, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले आप नहीं पलट पाएंगे उसको। हज़ारों की संख्या में पेज हैं, कैसे पलटेंगे? और फिर वो पार्टिकुलर क्वेश्चंस देखने हैं आपको। मान लीजिए किसी सेट में 100 क्वेश्चन है, उस 100 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चंस देखने हैं पलट के, तो आप लास्ट मोमेंट में नहीं देख पाएंगे। तो आपको एक काम और करना है, आपको हर गाइड के लिए, हर क्वेश्चन बुक के लिए आपको एक एक नोटबुक बनानी है। एक ही नोटबुक में भी 2 पार्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितने पेजेस हैं आपके पास। तो आपको, जैसे आप मान लीजिए, आपको अभी पढ़ने का क्या पैटर्न है मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबके लिए नोटबुक बनानी है, और जो भी क्वेश्चंस आप लगाएं, जो भी मॉडल पेपर आप लगाएं, इवन जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप लगा रहे हैं, उसमें भी पता चलेगा टेस्ट नंबर 1 आप लगा रहे हैं, उसमें आपके 10 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो 10 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं।
तो डालना है टेस्ट नंबर 1 सब्जेक्ट ये, या जो भी है आप कॉमन मॉडल पेपर लगा रहे हो लिखिए। हर टेस्ट सीरीज की सबकी अलग अलग आपको बनानी है, ठीक है ना। तो ये बना के आपको वहाँ पर लिखना है। तो अभी तैयारी कैसे करनी है, जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके टीचर्स ने आपको हाईलाइट कराया होगा, आपको मार्क कराया होगा, आपको नोट्स दिए होंगे, माइक्रो नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने, उसको पढ़िए और पहले सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, है ना। और उसमें भी मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप पारिक सर की गाइड उठाइए, चौधरी सर की गाइड उठाइए, और सक्सेस लाइन जो हिंदी में सफलता सूत्र के नाम से मिलती है उस पुस्तक को उठाइए। सक्सेस लाइन में जो क्वेश्चंस आप लोगों को पता भी होगा कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो वही क्वेश्चंस हैं जो मॉडल पेपर्स में जो पुराने पेपर्स आए हुए हैं उनको उन्होंने सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर दिया है। तो आप सबसे पहले उसको आप तरह से वहाँ पर लिख लीजिए, है ना। और जैसे ही आपने पता चला कि सबसे पहले आपने संहिता पढ़ी, तो संहिता वाले पार्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप लगा लीजिए, उसकी थियरी पढ़िए और उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। फिर आपने मौलिक सिद्धांत वाला पढ़ा जिसमें पदार्थ विज्ञान, इतिहास, बाकी चीज़ें, उसको पढ़ा आपने, उसको क्वेश्चंस लगाइए। कॉपी आपको बना के रखनी है, आपको लिखना है डॉक्टर प्रवीण चौधरी की जो बुक है वो, और उसका लिखना है कि पेपर नंबर 1 संहिता। जो क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको नोट करिए, वो चाहे 10 हो, 5 हो, 20 हो, कितने भी हो, आप उसको नोट कर लीजिए। आंसर उसका एक लाइन में, है ना, जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक लाइन में बना के लिख लीजिए। उसके बाद सक्सेस लाइन लगाइए आप। सक्सेस लाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें आपको किसी किसी सब्जेक्ट में 1000 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 500, 1000, 1200 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको लगाने, और जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है उसका रेफरेंस ढूंढें, उसको ढूंढने का अभ्यास करें। केवल ये देख के आपको आंसर नहीं लिखना है कि गाइड में ए लिखा है तो हम ए नोट करेंगे, गाइड में बी लिखा है तो हम बी नोट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको उस मूल में खोजना है, किताब में खोजना है उसको आपको, फिर आपको लिखना है। तो एक तो काम आपको ये करना है कि कॉपी बनानी है और क्वेश्चंस को गाइड में मार्क करके नहीं छोड़ना है, उसको आपको कॉपी में लिखना है। इवन जो गाइड के अंदर आप थियरी पढ़ रहे हैं उसमें भी जो मेन चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये रिवाइज करनी चाहिए, उसको भी माइक्रो बना के आप कॉपी में लिखिए। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम हफ्ते 10 दिन 15 दिन रह जाएगी तो आप गाइड से फिर से पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको ये काम करना है। फिर आपको जब आप सक्सेस लाइन लगाएंगे, चौधरी सर की गाइड लगाएंगे, सब्जेक्ट जहाँ पे दिए हैं उनके क्वेश्चन जितने भी हैं, 150 हैं, 200 हैं, 100 हैं, उनको लगाना है और नोट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 30 मॉडल पेपर उन्होंने दिए हुए हैं चौधरी सर ने, प्रवीण चौधरी सर ने, वो 30 मॉडल पेपर सबसे पहले लगाने हैं आपको। कभी कभी ऐसा होता है, कई बार हमने देखा एग्जाम्स में, एमओस की एग्जाम्स में देखा है, पीजी में देखा है, सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं किसी किसी सेट से, थियरी से सेम टू सेम लाइन से आ जाता है। तो आपको वहाँ पे वो नोट करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। जितना ये मैटर है उसको जितना कंसाइज करते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंट होंगे आप। नहीं इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, कैसे पढ़ेंगे आप उसको लास्ट मोमेंट में, 10 दिन 15 दिन में एक एक पेज पलटना हो तो भी नहीं पलट पाएंगे, और फिर आप थक हार के छोड़ देंगे और वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उधर आप चौधरी सर की गाइड लगा रहे हैं, उधर सक्सेस लाइन लगा रहे हैं। ये जैसे ही पूरा हो जाए तो सब्जेक्ट वाइज आपका रिवीजन हो गया। आपको थियरी जो आपके टीचर्स ने दिए हैं, आपको जो नोट्स दिए हैं, जो आपने खुद भी माइक्रो बनाए हैं, वहाँ से आपने ये लगा लिया। जब आप संहिता पढ़ते हैं, साथ में चरक संहिता पढ़ते हैं, दोनों पार्ट सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं, आपको पता है कि किस संहिता में कौन से स्थान में सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी चीज़ दी गई है। जैसे मैं चरक चिकित्सा का उदाहरण ले लूँ, चरक कल्प का उदाहरण ले लूँ। जब आप चरक चिकित्सा पढ़ते हैं तो उससे आपका रोग निदान भी तैयार हो जाता है, उससे आपकी काय चिकित्सा भी तैयार हो जाती है, और जब आगे कल्प सिद्धि पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका पंचकर्मा भी तैयार हो जाता है। तो अब जब आप चरक चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आप वहाँ से लगा लीजिए, है ना। तो उस क्वेश्चन लगाइए और उसको लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, किताब में मार्क करके बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर किताब में मार्क करके छोड़ेंगे तो फिर मैंने कहा आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो फिर वहाँ पर आपको समस्या हो जाएगी। तो पहला चीज़ तो हमने आपको कहा कि आपको पेजिंग करनी है, अपनी कॉपी में इंडेक्स बनाना है। जो भी आपने नोट्स लिखे हैं फटाफट 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा इतना करने में, वो आज के आज आपको कर लेना। और दूसरा क्या करना है, डेली रिवीजन करना है, MCQ लगाने हैं और मॉडल पेपर लगाना है या टेस्ट सीरीज जो भी आपने ज्वाइन की है। और मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज के अलावा, है ना, आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं वो उनका जवाब मैं बाद में दूंगा, और आप लिखिए उसको पेपर में। और क्या करना है, पहले जो मैंने कहा सब्जेक्ट वाइज लगाना है,
फिर आपको मॉडल पेपर पर जाना है, और मॉडल पेपर में भी जैसे आप पारीख लगाएंगे, पारीख सर की गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो उसमें लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आपको 2019 तक के पेपर मिल जाएंगे उसमें, और आपको जो पेपर लगाना है उसमें मॉडल पेपर लगाने हैं वो 2019, फिर 2018, 17, 16 ऐसे लगाना है। ऐसा इसलिए लगाना है कि आप जैसे ही 2019 का पेपर लगाएंगे आपको उसका पैटर्न मिल जाएगा कि अभी लेटेस्ट उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको 2019 से लेके पीछे के पेपर लगाने हैं और प्रयास करना है कि पूरे लगाने हैं, और उसमें भी वही नियम फॉलो करना है। कॉपी बनानी है, उसमें लिखना है आयुर्वेद संग्रह से मॉडल पेपर, आयुर्वेद संग्रह उस बुक का नाम है, पारिक सर की बुक का नाम है। तो उसमें लिखना है मॉडल पेपर 2019 AIPGT। उसमें जो क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके वो वहाँ पे आपको नोट करने हैं, फिर 18 वाले नोट करने हैं, फिर 17 वाले नोट करने हैं, 16 वाले नोट करने हैं। इसी तरह से आपको सब नोट करते चले जाना है। लिखना बहुत ज़रूरी है, जितना कंसाइज करेंगे, जो मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, वो आपको करना है। और क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं, मान लीजिए थोड़े प्रयास करने के बाद भी उसका रेफरेंस आपको नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो उसको चुपचाप नोट कर लीजिए, मार्क करके रख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। जब आपको मूल में मिलेगा देखना है, वो 5 क्वेश्चंस के पीछे नहीं पढ़ना है, आपको समय नहीं खराब करना है उनके पीछे, है ना। तो आपको ये करना है। और आप में से जिनके भी क्वेश्चंस अगर 100 में जब आप 90+ क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हो तो समझिए आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। उसके नीचे जो मॉडल पेपर लगा रहे हैं आप या जो बाकी चीज़ें लगा रहे हैं, तो उसमें आपको 90+ जाना है। शुरू में आप लगाएंगे 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, 85, लेकिन एक्यूरेसी जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, बढ़ती जाएगी। और ये एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, 90+ में जाना है आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आपको पता है कि किस सब्जेक्ट से जब आप पेपर लगाएंगे तो आपको वैसे ही पता हो जाएगा कि कौन सा हिस्सा कौन से सब्जेक्ट में छूट रहा है, कौन सी चीज़ हमारी अच्छे से तैयार नहीं है। तो जैसे ही इंडेक्स आप बना लेंगे, आपने लगाया कि सालाक में आप मुख रोग पढ़ रहे हैं और निदान स्थान में मुख रोग का वर्णन है, या कर्ण रोग आप पढ़ रहे हैं, या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ पर मूल में है, कहाँ पर आपने कॉपी में लिखा है, उसको कैसे रिवाइज करना है, ये आपको पता चल जाएगा और आप इसको करते जाएंगे। तो रिवीजन बहुत मस्ट है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और जैसे हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट में जैसे कैसे पढ़ना है। संहिता तो लघुत पहले बृहत्त्रयी आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें भी चरक सुश्रुत पढ़ेंगे अच्छे से, आप वाग्भट पढ़ेंगे। लघुत्रयी में सारंगधर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। माधव निदान और भाव प्रकाश में जो मेन चीज़ें आई हैं उनको पढ़ेंगे। जब इतना तैयार हो जाएगा तब आप चक्रदत्त, काश्यप संहिता, योग रत्नाकर, इन पर जाएंगे आप, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। पहले आपकी लघुत्रयी बृहत्त्रयी पे आपको कंसंट्रेट करना है। जब आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो ऑलरेडी अपने आप सब चीज़ें तैयार होती चली जाएंगी। मैक्सिमम आपको MCQs लगाने हैं और डिस्कशन करना है। अगर आपका कोई कलीग है, कोई बैचमेट है जो आपके आसपास रहते हैं, आप दोनों लोग आसपास हो, तो एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करिए। कभी कभी कोई चीज़ें याद नहीं होती तो एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन से वो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। फिर मौलिक सिद्धांत की बात है, आपको जहाँ पदार्थ विज्ञान, इतिहास की चीज़ें पढ़नी वो तैयार करिए। रचना शारीर की बात है तो शारीर स्थान से मूल पढ़ना है, और जितनी थियरी गाइड्स में दी हुई है एनाटॉमी की, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद समय बचता है, एनर्जी बचती है, तो जो बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की जगन मोहन की बुक आती है, मॉडर्न वाले पढ़ते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी। फिर आपको ऐसे ही क्रिया शारीर पढ़ना है, तो अकेले अष्टांग हृदय के जो शुरू के 12-13 चैप्टर हैं, वहीं से दोष धातु मल सब तैयार हो जाता है। तो आयुर्वेद साइड वहाँ से पढ़ें मूल से, जब आप अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। बाकी आपको गाइड में जितनी थियरी है फिजियोलॉजी की वो पढ़ लेनी है, वहाँ से तैयार हो जाएगा। डॉक्टर गोविंद पारिक सर की बुक और डॉक्टर प्रवीण चौधरी सर की बुक में जितनी भी थियरी लिखी है उसको लाइन टू लाइन पूरा आपको फिनिश करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। इवन पारिक में तो जो शुरू के 80-82 पेज हैं उनको आपको टिप ऑफ द टंग रखना है, क्योंकि अगर यहाँ से आप मिस करते हैं तो समस्याएं हो जाएंगी, आपकी रैंक पे असर पड़ेगा, आपके सिलेक्शन पर असर पड़ेगा। फिर बात आती है द्रव्यगुण की। तो द्रव्यगुण में सैद्धांतिक रूप जो है वो चरक के सूत्र स्थान में दिया हुआ है,
सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में दिया हुआ है, वहाँ से मूल में तो आपको तैयार होगा, साथ में आपको बुक्स से तैयार कर लेना है। और फिर जब सेकंड पार्ट में जाएंगे, ड्रग से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बॉटेनिकल नेम, फैमिली, कौन सा एल्केलाइड है, क्या पर्याय हैं, कौन सा विशिष्ट योग है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी हैं, तो उसको भी पढ़ना है। और जितनी ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं आप, जितने कोड का यूज कर सकते हैं, वो सब करिए। क्वेश्चन निकलना चाहिए, वो चाहे कुछ भी करने से निकले, तो ये आपको ध्यान देना है। रसशास्त्र की बात करते हैं तो रसशास्त्र में कई बार शोधन मारण से मूल श्लोक से पूछा जाता है, रस तरंगिणी और रस समुच्चय के जो श्लोक हैं, तो आपको आपके टीचर्स ने हाईलाइट करवाए होंगे वो श्लोक, आपको वो माइक्रो बनाने, किताब में नहीं छोड़ना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने मार्क की हैं, चाहे संहिता में की हो, चाहे टेक्स्ट बुक्स में की हो, उसको सबको कॉपी में नोट करिए। आप खुद ही सोचिए, अगर आप पूरी बुक्स रख दें और उसको आपको रिवीजन करना है तो कितना समय लगेगा, और उसको अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, माइक्रो नोट्स बना रखे हैं, तो उसमें कितना कम समय लगेगा। तो रसशास्त्र में शोधन मारण है ना, फार्मूला, मुख्य घटक, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पर्याय, उत्पत्ति स्थान, कहाँ पे प्राप्ति स्थान है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आते हैं भेषज कल्पना पर। तो देखिए, भेषज कल्पना जब आप पढ़ें तो वहाँ पर सारंगधर संहिता को आपको फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक से भेषज कल्पना पढ़िए, साथ में सारंगधर संहिता पढ़िए। उसके बाद जब समय बच जाए तो भेषज रत्नावली के कुछ योग देख लेने हैं आपको। लेकिन अगर आप सारंगधर संहिता अच्छे से पढ़ लेते हैं और आपकी जो टेक्स्ट बुक है भेषज कल्पना की उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपकी भेषज कल्पना तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, गाइड में लिखी हुई थियरी पढ़नी है, वहाँ से आपका तैयार हो जाता है। जो घटक द्रव्य हैं उनसे प्रश्न आते हैं, जो अनुपान है उनसे द्रव्य प्रश्न पूछते हैं, भावना द्रव्य से प्रश्न पूछा जाता है, मात्रा से पूछा जाता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मूल से भी पूछा जाता है। कई बार कई सारे योग हैं, जैसे कैसोर गुगुलू है, तो उसमें प्रश्न आता है कि किस अनुपान के साथ कहाँ देंगे, उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे बात आती है अगत तंत्र को आपको पढ़ना है, तो आपको मॉडर्न का भी थोड़ा सा पढ़ना है इसमें, और सुश्रुत का कल्प स्थान पूरा फॉलो करना है। चरक चिकित्सा 23 फॉलो करनी है आपको, है ना। तो वहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पे विश्व विज्ञान का वर्णन है, वो आपको तैयार करना है, और साथ में गाइड में लिखी हुई थियरी फॉलो करनी है और क्वेश्चंस लगाने हैं। और मॉडर्न से जो चीज़ें हैं, मेडिकल जूरिस की कुछ आईपीसीज हैं, और ये सारी चीज़ों की परिभाषाएं हैं, है ना, तो इसको भी आपको तैयार करना है। फिर उसमें जो टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट है, उसमें मिनरल्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं जो टॉक्सिक हैं, उनके बारे में, उनका शोधन क्या है, उनका मारण क्या है, उनकी मात्रा कितनी रखते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है यहाँ पर विश्व में। हालांकि रसशास्त्र के लास्ट में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको स्पेशली पढ़ना है उसको। उसके बाद बात करते हैं आप रोग निदान और विकृति विज्ञान की। तो ऑलरेडी जब आप चरक का निदान स्थान पढ़ेंगे, चरक का चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे, सुश्रुत का उत्तर तंत्र पढ़ेंगे, अष्टांग हृदय का निदान स्थान पढ़ेंगे, अष्टांग हृदय की चिकित्सा पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी वो चीज़ तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद आप आगे आएंगे कि जो माधव निदान में विशेष बातें लिखी गई हैं उनको भी आपको तैयार करना है। जो कुछ ऐसे रोग हैं जो केवल माधव निदान में उनका वर्णन आया है, तो उनके बारे में आप माधव निदान उठाइए, वहाँ से सेलेक्टेड करके लिख लीजिए। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो मधुकोश टीका के अंदर लिखे हैं, व्याख्या में लिखे गए हैं, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ स्पेसिफिक है जो आपको वहाँ से उसको पढ़ लेना है ना। उसके बाद आगे आएंगे आप प्रसूति, स्त्री और बाल रोग। तो आपको पता है कि इसका जो सिलेबस है वो मैक्सिमम शारीरिक स्थान में आपको मिलेगा, तीनों संहिताओं की, चाहे वाग्भट हो, उनमें मिलेगा आपको। और चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में योनि व्यापद आपको मिलेगा वहाँ पर, तो उसको भी तैयार करना है। ऐसे ही कुछ हिस्सा आपको उत्तर तंत्र में भी मिल सकता है सुश्रुत संहिता के, तो वहाँ पे आपको मूल में देखना है और गाइड में। फिर उसके बाद काय चिकित्सा की बात करते हैं, तो काय चिकित्सा का मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपको चरक चिकित्सा से कवर हो जाता है, सुश्रुत उत्तर तंत्र से कवर हो जाता है, निदान स्थान जो है चरक का, वाग्भट का, उससे कवर हो जाता है, तो वो आपको वहाँ से तैयार करना है। उसके बाद बात करते हैं आप बाल रोग की, तो टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना है आपको। जैसे डीएन मिश्रा सर की बुक हम लोग फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे जो मार्क किया गया उसको पढ़ेंगे, काश्यप संहिता से थोड़ा हिस्सा उसका पढ़ेंगे, ऐसा करना है। फिर शल्य तंत्र की बात करेंगे, तो सुश्रुत का जो प्रथम भाग है उसमें शल्य तंत्र के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको तैयार करना है और गाइड से थियरी पढ़नी। फिर संस्कृत और रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात आती है, संधि, अनुवाद और समास, इनमें से प्रश्न आते हैं, लिमिटेड प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी सरल रहते हैं, उनको आसानी से किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको।
और फिर रिसर्च मेट्रोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स जो आपने फाइनल ईयर में पढ़ा है, जिस भी बुक से पढ़ा है, जिस भी नोट से पढ़ा है, उसी को रिवाइज करके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ये तो रहा आपका सिलेबस और किस उसको इस तरह से तैयार करना है आपको। और मैं फिर से कहूँगा कि जो AIPGET की तैयारी होती है उसको समराइज़ करके कंसाइज करके आपको लास्ट मोमेंट तक तैयार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने हैं, टाइम टेबल बना के पढ़ना है, कॉपियों पे नोटबुक पर आपको पेजिंग करनी है, इंडेक्स बनाने हैं और रेगुलर स्टडी करना है, डिस्कशन करना है, अपने इंस्ट्रक्टर के अपने टीचर के कांटेक्ट में रहना है, जिससे कि आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। आपके कोई प्रश्न हो जो आपको तैयारी के दौरान जो समस्याएं हो रही हों, अब बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और खूब अच्छे से मेहनत करें। मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत का फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लो एम इज़ अ क्राइम। छोटा उद्देश्य रखना ही नहीं है। आपकी डेस्टिनी फिक्स है, लेकिन उसके लिए आपको की ज़रूरत है और पूरा ध्यान आपका एफर्ट्स पे रहना चाहिए, रिजल्ट पर बिल्कुल नहीं रहना है। मेडिटेशन करें, योग करें, सात्विक आहार लें, है ना, लाइट डाइट लें, फ्लूइड ज़्यादा लें उसमें, क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे तो आपकी मेमोरी पावर बढ़िया रहेगी। और आचार रसायन का सेवन करें, बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो जो अभिवादनशील होता है, वृद्धोपसेविना माने जो बुजुर्गों के बीच में रहता है, जानकार लोगों के बीच में जो रहता है, डिस्कशन करता है, उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। सबसे पहले आयु, फिर विद्या है सेकंड नंबर पे। तो विद्या के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो आप लोग खूब मेहनत करें। बीच में हम आपको 1-2 वीडियोस और भेजेंगे, जिस तरह से डेट आगे पीछे होगी AIPGET की, जो कुछ भी मेरा अनुभव है आपसे साझा करूँगा। आप मेहनत करें और आप लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन एक कटु सत्य है कि जितने कैंडिडेट्स होते हैं उतनी सीट्स नहीं होती हैं। तो उसमें सिलेक्शन, यही तो अपनी विशेषज्ञता, अपनी काबिलियत साबित करने का मौका है कि सीट कितनी भी हो, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। तो आपको अगर एक भी सीट मिलती है तो उस एक सीट के लिए पूरी जोर लगा देनी है, पूरी शक्ति लगा देनी है, पूरे संकल्प के साथ आपको उस एक सीट के लिए अपना दावा रखना है अपनी मेहनत के आधार पर। तो अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, खूब मेहनत करें और कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बस मेरा तो उद्देश्य यही है कि हमें जो मौका मिल रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी सफलता तब है जब आप लोग सफल हों। मेरे जो छात्र हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मुझसे पढ़ते हैं, ये बात मैं उनके लिए भी कहता हूँ और उन तमाम हज़ारों सैकड़ों छात्र जो देश में और देश के बाहर मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे सोशल मीडिया पर और हर तरह से फॉलो करते हैं, उनके भी लिए मैं यही कहूँगा कि मेरी सफलता तभी है जब मेरा प्रयास, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में है, आप लोगों के काम आए। आप सफल हों तो हम सफल हो जाएंगे। बाकी हमें तो, जो मैंने कहा कि जो हमें मौका मिल रहा है हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। और जो रास्ता हमने देख लिया है वो आपके लिए सहज हो, सरल हो, आप सफल हों। इसी मंगल कामना के साथ आज का ये लाइव सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आपके प्रश्नों का सदैव की भांति स्वागत रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों के लिए इतना ही कहूँगा, विजयी भव। धन्यवाद।